बच्चों, तो बेटा अपने चैप्टर स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी अपन स्टार्ट ही किया है ना। तो अपन इसको करते हैं आगे कंटिन्यू। अब एक बात और सुनो बेटा, देखो जो टारगेट वाले बच्चे हैं उनका टाइम मुझे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना मतलब या तो सुबह अपन 11 से 1-1:30 बजे तक क्लास लगा लें, या फिर ये जो क्लास चल रही है और उसके बाद 4 से 5, है ना। तो अब ये टाइम हो सकता है ना, 4 to 5। और ये क्योंकि मैं अब ये चाह रहा हूँ कि नीट का रिजल्ट आ जाएगा 1-2 दिन में, तो अपन 10-15 दिन के अंदर अंदर और स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। अपन 10-15 दिन के अंदर अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी स्टार्ट कर लें ताकि अपन आराम से सिलेबस कर पाए। अच्छा ठीक है, चलो आप मुझे अपना टाइम बता देना जो आपको सूट करे, 4 से 5, है ना। ठीक है, लक्ष्य जोशी, जब तक अभी चल रहा है अभी चल, बता दूंगा मैं अपना। बेटा 8 से 9 रात को जोनी सर की क्लास होती है ना। 8 से 9 जोनी सर की क्लास होती है ना। चलिए करेंगे अपन बात, जल्दी अपन स्टार्ट करेंगे। और ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले देखो बेटा, अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, 1-2 पॉइंट लिखा लिखा भी नहीं था। चलो देखो अगला, देखो बेटा सुनो, बात एटम की करें तो एटम जो है, एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डॉल्टन। बोलो बच्चों, एटम को किसने डिस्कवर किया था? जॉन डॉल्टन ने। अब देखो ये जो डॉल्टन है ना, तो डॉल्टन क्या कहता है? देखो बच्चों, कहता है कि जो एटम है ये क्या है, ये बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। बोलो बच्चों, ठीक है। फिर देखिए एटम जो है बेसिक मैटर, फिर क्या कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना, आर सिमिलर एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, फिर इसने क्या बोला था कि जो एटम है वो क्या है बच्चों? इनडिविजिबल होता है ना। एटम को इसने क्या बोला? इनडिविजिबल। इसका मतलब जिसको आप आगे कट नहीं कर सकते हो, है ना, इनडिविजिबल। ये जॉन डॉल्टन की कुछ पॉइंट्स है बच्चों। तो ये थ्योरी तो आपको पता है एकदम बकवास थ्योरी थी। देखो ये कहता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट एटम है जो सिमिलर होते हैं, बट आपने देखा एक ही एलिमेंट का आइसोटॉप पढ़े थे बच्चों, मैंने आइसोटॉप्स पढ़ाए थे आप लोगों को। तो आइसोटॉप में आपने क्या देखा था कि बेटा अलग अलग मास आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग आई थी, याद करो। ये बात उसकी गलत हुई ना। ये कहता है कि एक ही एलिमेंट के जितने एटम हैं वो सारे के सारे
सिमिलर होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एटम इंडिविजिबल है क्या? एटम को अपन डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? बोलो बेटा, एटम डिवाइड होता है ना? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं आगे चलता हूं तो बेसिक पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। बताओ बच्चों, एक एटम के जो बेसिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखो बेटा, आपके पास एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। ये तीन पार्टिकल है बच्चों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, हमें इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो देखो बेटा सुनो, अगर अपन इनकी बात करें पहले चार्ज वाइज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों? कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन का भी इतना ही होता है, लेकिन मुझे बताओ ये चार्ज किस में आ जाएगा? बोलो बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो हो जाएगा। बेटा ये चीजें अभी तो आपको लग रहा है बहुत सिंपल सिंपल है, अप्लाई करते टाइम आप गलत कर देते हो। अच्छा बताओ, क्या मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ये भी बोल सकता हूँ क्या बच्चों? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है बच्चों, क्या लिखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मैं वापस ढंग से लिख देता हूं इसको। ईएसयू का मीनिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, इस पे क्या हो जाए? ये माइनस में बेटा, तो ये प्लस में हो जाएगा। 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू, ये जीरो है। अब आ जाओ बेटा, देखो अब बात कर लेते हैं अपन मास की। तो बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास सब जानते हो आप, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है बच्चों, या 9.1, बोलो बच्चों, ग्राम में इतना ही आएगा मास? ग्राम में इतना मास आ जाएगा। अच्छा देखो, अगर मैं ये लेता हूं तो ये एएमयू में आ जाएगा बच्चों। अब देखो, बात प्रोटॉन की करें तो प्रोटॉन का मास कितना आता है बच्चों? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, या 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। अच्छा देखो, या 1.00750 एएमयू होता है बच्चों। अब बेटा न्यूट्रॉन का मास बताओ। न्यूट्रॉन का जो मास है होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, या 1.67, एक मिनट, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एंड 1.00850 एएमयू। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक बात सुनो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ मास, है ना बच्चों, ऑर्डर ऑफ मास पूछा जाए तो देखो बेटा, सबसे ज्यादा मास किसका है? न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, और फिर इलेक्ट्रॉन का। ये बात सही है? ये बात सही है बच्चों? बोलो बेटा। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
न्यूट्रॉन, है ना, अगर ये सेम वेलोसिटी रखते हो, है ना, तो अगर ये सेम वेलोसिटी से मूव करें तो बताओ बच्चों काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी आएगी? बोलो बच्चों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर सेम वेलोसिटी से मूव करे तो दिख ही रहा है ना बच्चों, किसका आएगा? न्यूट्रॉन का आएगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी सिमिलर है, तो ये क्या हो गया? एम हो गया। अपन कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर इलेक्ट्रॉन की। हो जाएगा बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों मेरे को, अगर आपसे मैं पूछूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल? बोलो बच्चों, कह सकता हूं? बोल सकता हूं बच्चों? अब देखिए, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन का लगभग लगभग इतना आता है बेटा, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन का लगभग लगभग 1836 टाइम। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बोलो बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बात काम की बेटा, ठीक है। अब एक चीज और बताओ बेटा मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो एंटी पार्टिकल, तो बताओ इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? एंटी का मतलब समझते हैं? एंटी का सिंपल सा मीनिंग होता है बच्चों, चार्ज अपोजिट होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, है ना। एंड एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? देखो, इसको बोलते हैं एंटी प्रोटॉन। एंटी पार्टिकल का मतलब है बच्चों अपोजिट चार्ज। क्या ये बात सही है बच्चों? अब मुझे बताओ कि न्यूट्रॉन का अपोजिट पार्टिकल होगा क्या? न्यूट्रॉन का कोई एंटी पार्टिकल होगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज ही क्या है? न्यूट्रॉन का चार्ज बच्चों 0 है, तो न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं हो सकता। तो अब देखो बेटा, पॉजिट्रॉन को क्या कह सकते हैं कि देखो चार्ज सिमिलर टू प्रोटॉन। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं पॉजिट्रॉन पे चार्ज प्रोटॉन के सिमिलर हो गया क्या? बोलो बच्चों। एंड मास सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। बोलो बात सही है। फिर एंटी प्रोटॉन की बात करें, एंटी प्रोटॉन की बात करेंगे बच्चों, तो चार्ज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एंड मास सिमिलर टू प्रोटॉन। तो बेटा ध्यान रखना, जो ये एंटी पार्टिकल है ना, एंटी पार्टिकल चार्ज के बेसिस पर है। एंटी पार्टिकल बच्चों किस बेसिस पर है? चार्ज के बेसिस पर है। समझ में आएगा? अब देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑफ नेचर, बताओ बच्चों मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑफ नेचर। चार्ज का मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या है? नेचर का, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। ई जिसको आप बोल सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है बच्चों। अब देखो बेटा, आप लोगों ने
कभी किसी जमाने में ये फॉर्मूला पढ़ा है? बोलो बच्चों। करंट का फॉर्मूला Q/T, बोलो बच्चों, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो बेटा सुनो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो N इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, Ne/T हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ये है तो N इलेक्ट्रॉन का चार्ज Ne हो गया बच्चों। क्या करंट का फॉर्मूला ये बन जाएगा क्या? बोलो बेटा, बन जाएगा। अब देखो, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए 1.6 एम्पियर करंट, है ना, 1.6 एम्पियर करंट आपकी 1 सेकंड में फ्लो करती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल फ्लो, बताओ बच्चों। अगर 1.6 एम्पियर की करंट 1 सेकंड में बह रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा? तो बड़ा सिंपल है बच्चों, देखो 1.6 ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें n निकालना है बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ n की वैल्यू क्या आ गई? इतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा बच्चों। होगा बच्चों, ये बात में आ गई। अब देखो बेटा, एक सिंपल सा बताओ मुझे, बताओ चार्ज ऑफ 1 Al+3 ion and 1 O-2 ion, बताओ बच्चों, इन कूलाम आपको निकालना है, इन कूलाम। बताओ बच्चों, तो देखो आप मुझे क्या बताओ, एल्यूमिनियम+3 पे आपको चार्ज क्या दिख रहा है? +3 दिख रहा है ना। देखो हुआ क्या बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर ये देखिए बेटा, ये ऐसा गया, इसमें 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो क्या हो गया, अब हो गया 13 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ बच्चों, ओवरऑल कौन जीत रहा है? ओवरऑल कौन जीत रहा है? प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन? 3 प्रोटॉन। चार्ज बच्चों प्रोटॉन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो बेटा इतना चार्ज आ जाएगा क्या? आ जाएगा, बोलो बच्चों, सही लिखा है क्या? अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछता चार्ज ऑफ 1 मोल Al+3 आयन, आपको 1 मोल Al+3 आयन का चार्ज चाहिए। अब बताओ, अभी जो आपने चार्ज निकाला वो एक आयन का निकाला। अब क्या करेंगे बच्चों, 1 मोल में किसके बराबर होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो बेटा देखो क्या करेंगे, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 6.023, ये कर देंगे क्या बच्चों? बोलो बेटा, समझ में आ गया? आ गया क्या? अब देखो बेटा सुनो, बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में बेटा ऐसा करेंगे, देखो बेटा इधर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो गया, 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, हो गया क्या? 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ कि ओवरऑल कौन जीत रहा है? बताओ बच्चों, 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जीत रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जीत रहे हैं, तो चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आएगा। तो वो चार्ज बेटा माइनस में आएगा क्या? माइनस में आएगा बच्चों, बोलो बेटा, आएगा। अब बताओ, अगर आपसे कोई ये कह देता कि चार्ज ऑफ 1 मोल O-2 आयन, बताओ बच्चों, 1 मोल O-2 आयन, बताओ क्या करोगे? क्या करेंगे बच्चों? जो ऊपर चार्ज आया है उसको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से बच्चों।
देखो बेटा, आपके क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं अभी, तो अगर ध्यान दो तो आप, है ना। चलिए अगला बताओ बच्चों, मुझे बताओ कि चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन एंड मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन इन मिलीग्राम, ये निकालना बच्चों आपको। बताओ, चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन एंड मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन इन मिलीग्राम, ये बताना है बच्चों आपको। बताओ। देखो बेटा सुनो, आपको 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज बताना है। ईश्वर थानवी, बेटा बता। ईश्वर थानवी, बता बेटा। देखो, आप बताओ बच्चों, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, है ना बच्चों। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो ये होता है बच्चों, क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, तो बेटा देखो, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग लगभग कितना आता है पता होगा आपको, 9650 कूलम आता है बच्चों। और इसी को आप एक नाम देते हो बेटा, क्या बोलते हो, 1 फैराडे बोलते हो बच्चों, बोलते हो ना। 9650 कूलम चार्ज को आप 1 फैराडे बोलते हो क्या, बोलो बच्चों, बोलते हो। अब देखो सुनो, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, देखो बेटा 1 प्रोटॉन का मास हमने भी क्या लिखा था, हमने लिखा था, देखो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg लिखा था। तो देखो बेटा, kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, करूंगा बच्चों, बोलो। अब देखो, ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अब बताओ, अब 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में मिलीग्राम में बट्टा 1000 होते हैं 1 मिलीग्राम में। तो देखो बेटा क्या हो गया, 1.672 इंटू 10⁻⁻27, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली मेरे पास ये आ गया क्या, बोलो बच्चों, मिलीग्राम में, ये आ गया। अब बताओ बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, निकालना है बच्चों। तो 1.672, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किसके साथ, 6.023 इंटू 10⁻23। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया, आ गया बच्चों। तो ये कुछ इस तरह के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, चार्ज और मास पर। क्लियर है क्या, चार्ज और मास पर जो बन रहे हैं, समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए, अब एक बात बताओ बेटा, अच्छे से समझना। मेरे पास एक होता है बच्चों हाइड्रोजन का एटम, है ना। हाइड्रोजन जो एटम है उसको अपन ऐसा लिखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन एटम को अपन ऐसा लिखते हैं, है ना। अब होता क्या, देखो बेटा सुनो, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है ना। हाइड्रोजन एटम
की न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, बताओ? आपका एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। अब देखो बेटा, यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो देखो बेटा, इसके पास एक ही प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का +1 और एक इलेक्ट्रॉन है, उसको -1 मान लिया मैंने। अब बताइए, अगर मैं इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को उड़ा दूं, तो इलेक्ट्रॉन को उड़ाने के बाद बोलो बेटा, ये बच गया कि नहीं बच गया? तो अब बताओ, 1 प्रोटॉन और 0 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन पे +1 और 0 इलेक्ट्रॉन पे 0। तो बताओ बच्चों, ओवरऑल चार्ज +1 आ गया क्या? अच्छा, अब बताओ, क्या मैं इसको H+ बोल सकता हूं? बोलो बच्चों, H+ बोल सकता हूं? और क्या मैं इस H+ को प्रोटॉन भी बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इस H+ को प्रोटॉन बोल सकता हूं बच्चों? देखो आप ध्यान दो, बचा ही सिर्फ क्या बेटा इसमें? इसमें बचा हुआ ही सिर्फ क्या है? क्या बचा हुआ है बोलो बच्चों? प्रोटॉन ही बचा हुआ है ना, और तो कुछ बचा हुआ ही नहीं है ना। समझ में आ गया? अब आ जाओ बच्चों, देखो बात करते हैं बेटा हीलियम एटम की। जानते हैं आप लोग हीलियम एटम को? देखो बेटा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है ना बेटा, और बताओ, मैं कह सकता हूं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, होता है बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से सुनना, यहाँ 2 प्रोटॉन है +2, 2 इलेक्ट्रॉन है -2 है बच्चों। बोलो बेटा, अब नेट चार्ज 0 आ रहा है? आ रहा है बच्चों। मान लीजिए, अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उड़ा दूं, अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उड़ा देता हूं, तो बेटा बताओ मेरे पास ये आया क्या? तो अब देखो, 2 प्रोटॉन +2, 0 इलेक्ट्रॉन 0, ओवरऑल चार्ज +2 आ गया क्या? आ गया बच्चों। अब देखो बेटा, ये जो बना ना, आप उसको ऐसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। देखो बेटा, क्या करते क्या है, देखो बीच में तो लिखते हैं सिंबल, यहां लिखते हैं उसका चार्ज, और यहां लिखते हैं उसका मास। लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं क्या? तो इसी को आप एक नाम और देते हो बेटा, बताओ क्या नाम देते हो इसको? एक नाम और देते हो, अल्फा पार्टिकल बोलते हो बच्चों। अल्फा पार्टिकल बोलते हो क्या? समझ में आ गया? तो क्या मैं कह सकता हूं कि अल्फा जो पार्टिकल है वो क्या है? वो है डाई वैलेंट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। बोलो बच्चों, अल्फा पार्टिकल क्या है? डाईवेलेंट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। डाईवेलेंट है बच्चों, डाईवेलेंट, समझ में आया? बोलो बच्चों, डाईवेलेंट का मतलब क्या होता है? डाईवेलेंट का मतलब जिसपे +2 चार्ज हो, जिसकी वैलेंसी 2 हो, है ना बच्चों? क्लियर है? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, अब एक बात और सुनते हैं बेटा। एक होता है बच्चों स्पेसिफिक चार्ज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बेटा। देखो बेटा सुनो, ये वर्ड किसको इंडिकेट करता है बताओ बच्चों? स्पेसिफिक वर्ड किसको इंडिकेट करता है? जब भी बेटा स्पेसिफिक लग जाए ना, इसका मतलब आप कोई चीज यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन कर रहे हो। सुना है बच्चों? स्पेसिफिक का सिंपल सा मीनिंग है कि आप कोई भी चीज यूनिट अमाउंट के लिए कर रहे हो। जैसे देखो बेटा सुनो, आपसे कोई बोल दे कि बताओ स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो करना क्या है? देखो, वॉल्यूम को ऊपर लिखो और नीचे लिख दो मास। आपको कोई कह दे
कि स्पेसिफिक एरिया, तो क्या करोगे, एरिया को ऊपर लिखोगे, नीचे आ जाएगा मास। आपको किसी ने बोल दिया कि स्पेसिफिक लेंथ, बोलो क्या करोगे, लेंथ को ऊपर लिखोगे डिवाइडेड बाय मास। समझ आया बच्चों? तो हमें करना क्या है, स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, बताओ, स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाय मास, है ना, मास से डिवाइड करेंगे। तो देखो बेटा ये हो गया चार्ज डिवाइडेड बाय मास, ये करेंगे बच्चों, बोलो बेटा, चार्ज डिवाइडेड बाय मास। क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई 0 और 2e, ये चार्ज समझ में आ गया क्या बच्चों, बोलो बेटा, इनका चार्ज जो लिखा समझ में आ गया क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, प्रोटॉन का चार्ज ई, बोलो, अरे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 की जगह मैंने ई लिख दिया बच्चों, इसमें अब कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो बेटा सुनो, यहां मैं लिखूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ क्या लिखूंगा, बोलो 2 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड 2 ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। बोलो बेटा, ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, बोलो, लिख सकता हूं? अब बताओ बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों, बताओ, ऐसा लिख सकता हूं? इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है बच्चों, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1836, तो ये क्या हो गया, देखो बेटा 1836, ये आ गया बच्चों। फिर देखो ये E और MP, ये तो जीरो हो गया बेटा, ये तो जीरो हो गया ना, 0/mn। अच्छा यहां से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, और मैं इसको MP और Mn, इनको लगभग लगभग अगर मैं इक्वल लेता हूं, तो क्या मैं इसको 2mp लिख सकता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर मैं इक्वल लेता हूं, लिख सकता हूं। अब देखो बेटा सुनो, देखो E से E कैंसिल आउट और MP से MP कैंसिल आउट, तो देखो बेटा क्या बचा, 1836, 1 0 और 0.5। बोलो बच्चों, अब बताओ, ये रेशियो समझ में आया, ये रेशियो समझ में आया, बोलो, तो बताओ ये सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए आई, बोलो बच्चों, ये सबसे बड़ी वैल्यू अगर अपन पूछे कि ऑर्डर ऑफ E/m, तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, फिर अल्फा, फिर न्यूट्रॉन, आ गया बच्चों, बोलो, क्लियर है ये बात? ये बच्चों आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अपन ऐसा बोल सकते हैं, देखो बेटा अपन नेक्स्ट बात करते हैं कैथोड रेज की, है ना बेटा, तो बताओ कैथोड रे जो है उसको डिस्कवर किसने किया था, बताओ बच्चों, कैथोड रेज को डिस्कवर किसने किया गया था, देखो बेटा इन्होंने ये डिस्कवर की थी, was discovered by विलियम क्रुक्स, तो किसने डिस्कवर किया था, विलियम क्रुक्स ने। अब देखो बेटा सुनो, किया क्या, इसने एक इस तरह की, देखो बेटा एक
ग्लास की मोटी सी ट्यूब लिए से, ठीक है, ये ग्लास की एक ट्यूब है, ठीक है। अब देखिए इस ग्लास ट्यूब में यहां पर इसने इस तरह से एक वैक्यूम पंप लगाया यहां पर, लगाया। अब देखो ये हो गई आपकी ग्लास ट्यूब, ठीक है। इस तरह से इसने क्या किया, एक तरफ लगा दिया, बैटरी से जोड़ दिया एक इलेक्ट्रोड और एक दूसरी तरफ से। तो बेटा जो नेगेटिव से जुड़ा है वो तो हो गया आपका कैथोड, और जो पॉजिटिव से जुड़ा है वो हो गया एनोड। हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, यहां इसने क्या किया, इसने काफी ज्यादा वोल्टेज, है ना, इतना वोल्टेज लगा इसने, ठीक है। और अंदर जो इसने प्रेशर किया वो इसने लगभग लगभग 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻² ATM तक किया। पहले ये अरेंजमेंट समझ में आ गया बच्चों? अरेंजमेंट समझ में आ गया क्या? ग्लास की एक ट्यूब है, इस ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगा रखा है जिससे अपन एयर का प्रेशर घटा बढ़ा सकते हैं, है ना। अब देखो बेटा सुनो, इसने इस तरफ क्या किया बेटा, एक फ्लोरिसेंट मटेरियल लगा दिया यहाँ पर, क्या बेटा, ये दिख रहा है। तो ये इसने क्या लगाया, ये इसने लगाया बेटा, देखो फ्लोरिसेंट मटेरियल। ये फ्लोरिसेंट मटेरियल जानते क्या? फ्लोरिसेंट मटेरियल जानते हैं बच्चों? जिस पर कोई पार्टिकल जब क्या होता है, स्ट्राइक करता है ना, तो वो क्या होता है, वो ग्लो करने लग जाता है बच्चों। जब किसी भी सब्सटेंस पर कोई पार्टिकल एनर्जी वाला स्ट्राइक करे और वो चमकने लग जाए, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी एक बच्ची ने बोला था, जिंक सल्फाइड होता है बच्चों, ZnS की स्क्रीन। अब देखो बेटा सुनो, अब हुआ क्या, अब ये क्या कह रहा है कि यहां से देखो, एक बार बताओ बेटा, अगर मैं इस ट्यूब के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लूं तो कुछ ऑब्जर्व होगा क्या? बताओ बच्चों। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि एट 1 ATM प्रेशर, बोलो बच्चों, कुछ ऑब्जर्व होगा? होगा बच्चों? क्यों नहीं होगा? बताओ बच्चों, 1 ATM प्रेशर पर क्यों नहीं ऑब्जर्व हुआ? कौन बताएगा? एट 1 ATM प्रेशर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। देखो बेटा एक बात बताओ, हमारे चारों तरफ कितना प्रेशर है बच्चों? हमारे चारों तरफ कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 ATM है। अब 1 ATM प्रेशर पर बेटा इतने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल हमारे चारों तरफ है ना, इतने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल है कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं बच्चों। वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने का काम करते हैं। समझ में आ रही बात? वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने का काम करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा तो कुछ ऑब्जर्व होगा क्या? बोलो बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, हमारे चारों तरफ आसपास आपने देखा होगा एक वायर का बहुत बड़ा नेटवर्क है, खंबे लगे हुए हैं बच्चों, हमारी चारों ओर बिजली के खंबे लगे हुए हैं ना। अब बेटा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ना, अरे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहता है, तो क्या कभी हमें झटका लगता है क्या? अरे क्या कभी झटका लगा? नहीं लगा, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देता है बेटा। तो देखो एट 1 ATM प्रेशर अपन क्या बोलेंगे, देयर इज नो फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ्लो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे ही आपने प्रेशर को रिड्यूस करते हुए इस रेंज में ले गए बेटा, है ना, तो देखो हम लेके गए बेटा 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻2 एटीएम, है ना, इतना प्रेशर हमने जनरेट किया। तो इस प्रेशर पे क्या हुआ बच्चों, है ना, स्पेसिफिक रेज आर प्रोड्यूस, है ना, इस कंडीशन में कुछ आपकी स्पेसिफिक रेज प्रोड्यूस होती। अब इसका पता कैसे लगा, देखो बेटा हुआ क्या, ऐसा माना गया कि इधर से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं और ये पार्टिकल आगे बढ़ते गए, और जब वो यहां आके स्ट्राइक किया इनके ऊपर, है ना बेटा, तो जब इनके ऊपर स्ट्राइक किया तो बोलो बेटा ग्लो करेगा। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन एक हल्का पार्टिकल है, तो हल्का पार्टिकल होने के कारण हो सकता है कि वो एनोड को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाए, हो सकता है ना। एक बात पता है ना बच्चों, पार्टिकल जितना हल्का होगा वो क्या होगा, वो पेनिट्रेट कर जाएगा ना। बोलो बच्चों, आपको अगर मैं एक नीडल लूं और एक मैंने बॉल ली और आपकी मैंने स्किन पे प्रिक किया, कौन सी चीज बताओ आपकी स्किन के अंदर एंटर हो जाएगी, बोलो नीडल हो जाएगी ना, हल्की है। लेकिन बॉल होगी क्या, बॉल होगी क्या बच्चों, बड़ी बॉल नहीं होगी ना। तो जितना पार्टिकल हल्का होता है वो इजीली क्या कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, कर जाता है बच्चों। ये समझ में आया, बोलो बेटा बोलो। तो देखो एक बात बताओ बेटा, यहां से आपने क्या देखा कि ग्लो कहां प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लो कहां प्रोड्यूस हो रहा है, टूवर्ड्स एनोड हो रहा है बच्चों। इसका मतलब कोई ऐसे पार्टिकल होंगे जो एनोड की तरफ आ रहे हैं बेटा, यही मतलब हुआ फिर। तो एनोड की तरफ अगर कोई पार्टिकल आ रहे हैं तो बेटा बताओ एनोड पे कैसा चार्ज होता है, एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो एनोड से अट्रैक्ट होने वाले क्या होंगे, एनोड से अट्रैक्ट होने वाले क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यही जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उन्हीं को इलेक्ट्रॉन क्या बोला गया, उन्हीं को इलेक्ट्रॉन क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। समझ आ गया बात, बोलो बच्चों। तो अब देखो अपन क्या कहते हैं, देखिए अपन बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहला देखो बेटा सुनो, नंबर 1 मैं कह सकता हूं कि कैथोड रेज क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बोलो, बोल सकता हूं, या अपन बोल सकते हैं बच्चों स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोड रेज क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। अब देखो बेटा ये जो है ना, ये क्या करती है, इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। ये क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। कैसे पता लगा, देखो आपने क्या किया, इन कैथोड रेज के पाथ में ना एक इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की इस तरफ एक शेडो बन गई, एक परछाई बन गई बेटा, है ना। समझ में आ रही है, क्या किया, आप कैथोड रेज के पाथ में एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ शेडो बन गई। इसका मतलब क्या हो गया, इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, हमने जब कैथोड रेज के पाथ में एक हल्का सा पेडल रखा, है ना बेटा, तो जैसे ही इस पेडल का इन कैथोड रेज से इंटरेक्शन हुआ, ये पेडल बेटा क्या हुआ पता आपको, ये पेडल इस तरह से घूमने लग गया, है ना बेटा। इसका मतलब बताओ इसको घुमाया किसने,
इसको घुमाया किसने? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन ने, कैथोड रेज ने घुमाया बच्चों। तो इसका मतलब कैथोड रेज के पास क्या है? कैथोड रेज के पास फिर क्या है? एनर्जी है बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ना बच्चों, एनर्जी है, मोमेंटम है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि देखो कैथोड रेज हैव एनर्जी एंड मोमेंटम। बोलो बच्चों, कैथोड रेज में एनर्जी भी होती है एंड मोमेंटम भी है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अब देखिए बेटा सुनो, अगर एक बात बताओ, ये जैसे आपकी कैथोड रे जा रही थी, ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया बेटा, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ नेगेटिव प्लेट। तो बताओ बच्चों, ये सारी की सारी कैथोड रेज किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी? सारी की सारी कैथोड रेज पॉजिटिव की तरफ। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है ना। बोलो बच्चों, चार्ज है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि कैथोड रेज शो रिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बच्चों, कैथोड रेज क्या कर रही है? आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखो बेटा बताओ, कैथोड रेज जो है ना, वो एक इफेक्ट रिप्रेजेंट करती है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट समझते हैं आप? हीटिंग इफेक्ट समझते हैं? देखो, जैसे कोई बल्ब है, आपने उसने बल्ब को आपने इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगाया, और थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो बेटा? बल्ब जो है वो गर्म हो जाता है ना। अरे बोलो बच्चों, बल्ब गर्म हो जाता है। टीवी के अंदर आपको पता होगा ट्यूब लगी होती है, टीवी के अंदर ट्यूब होती है, वो भी गर्म हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है बच्चों? बोलो बेटा, हो जाती है। तो हीटिंग प्रॉपर्टी समझ में आ गई? अरे हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, फिर देखो बेटा सुनो, अब देखो बेटा सुनो, जो आपकी कैथोड रेस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों? फ्लोरिसेंट प्रॉपर्टी। बोलो, कैथोड रेज ने फ्लोरिसेंट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की। बोलो बच्चों, जेडएनएस के स्क्रीन पे ऊपर जब जाके ये इसने स्ट्राइक किया, तो बोलो बेटा क्या हुआ? वो ग्लो करने लग गया ना, ग्लो करने लग गया। व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स ऑन ZNS screen, then it starts to glow। बोलो बच्चों, देखो बेटा ये सारे पॉइंट्स है ना, ये कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं आपके, ये पॉइंट्स क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएंगे। अब हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आता है, हो सकता है बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, अपन ये कह सकते हैं कि जो कैथोड रेज है ना, इनमें बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है बच्चों। कैथोड रेज में पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं? इट कैन पास टू ए थिन मेटल फॉइल। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट, जब आपकी कैथोड रेज है ना, कैथोड रेज व्हेन
strike on heavy metal, then it produces, बोलो बच्चों, जब कैथोड रेस हैवी मेटल पे स्ट्राइक करती है ना, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, ये जैसे सपोज हैवी मेटल है, ठीक है ना, इस पर कैथोड रेस आके स्ट्राइक करेगी, तो आपने देखा होगा बेटा यहां से क्या जनरेट होती है, एक्स रेज। बेटा ये पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं आपके, ध्यान रख लेना। अब बताओ बच्चों, मैं कह सकता हूं कि कैथोड रेज कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म, बोलो बच्चों, कैथोड रेज फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट कर सकता है बच्चों, बोलो बेटा, कर सकता है, बोलो। फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जाके जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, फोटोग्राफिक फिल्म क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी बच्चों। तो बेटा ये जो पॉइंट्स है ना, अब आपसे ऐसा पूछ सकता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कैथोड रेस, है ना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर आपके लिए। आगे बात सुने। अब देखो बेटा सुनो, अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट, देखिए पॉजिटिव रेस, या जिनको अपन बोलते हैं बच्चों कैनाल रेस, ठीक है। बताओ पॉजिटिव रेज को किसने डिस्कवर किया, पॉजिटिव रेज को किसने डिस्कवर किया, कौन बताएगा, गोल्डस्टीन ने, वेरी गुड। पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया था बच्चों गोल्डस्टीन ने, किया। अब देखो बेटा सुनो, अब ध्यान से सुनना, इसने किया क्या, देखिए सपोज जैसे अपने पास वापस वही इसी तरह की ये डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा, इस डिस्चार्ज ट्यूब में इसने इस बार क्या किया बेटा, परफोरेटेड, है ना, इसमें होल हो इस तरह से, है ना, ऐसा लिया इसने, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं बच्चों परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब जिसमें होल हो, ठीक है, और ये क्या है, ये है बच्चों एनोड। अब देखो बेटा, अब इस बार इसने क्या किया, इसने इस तरफ एक स्क्रीन लगा दी इधर, ठीक है ना, इस तरह से लगा दी एक स्क्रीन, और ये क्या देखता है बेटा कि थोड़ी देर बाद यहां पर भी क्या होता है, इस तरह से ये ग्लो करता है, बताओ, इधर भी ग्लो करने लग गया, ठीक है, ये ग्लो कर रहा है बेटा। तो अगर ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कोई पार्टिकल इधर आया होगा ना, बोलो बच्चों, अरे कोई पार्टिकल इधर आया होगा तभी ऐसा हुआ होगा। अब मुझे बताओ बेटा, ये पार्टिकल कौन होंगे, बताओ, कौन बताएगा आप में से, ये पार्टिकल कौन होंगे, प्रोटॉन होंगे या कैटाइन होंगे, भविया, प्रोटॉन या कैटाइन, कैटाइन होंगे। देखो बेटा सुनो, हम क्या करते हैं, यहां इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई ना कोई गैस भरी होगी, होगी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मेरे पास ये हाइड्रोजन गैस है बच्चों, ये बन गया, ठीक है, मान लो ये सोडियम की गैस है, तो ये बन गया, ये मान लो पोटेशियम की है, तो K प्लस ये बन गया, मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नीशियम है,
तो ये बन गया बच्चों, है ना। अब देखो बेटा सुनो, यहां पर है ना, ये जो आपके केटाइन बने, ये वाले केटाइन, है ना, ये केटाइन है बच्चों। ये केटाइन बोलो किधर मूव करेंगे, बोलो बच्चों, ये केटाइन किधर मूव करेंगे, मूव टूवर्ड्स कैथोड। समझ आ गया। ध्यान रखना, प्रोटॉन मत बोल देना। प्रोटॉन का मतलब तो आपने न्यूक्लियस को तोड़ दिया, न्यूक्लियस अपन तोड़ नहीं पाते हैं बेटा, समझ में ना। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर मूव करेंगे, ये देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करेंगे बच्चों, मूव टूवर्ड्स एनोड। बोलो बच्चों, क्या बात सही है, मूव टूवर्ड्स एनोड। अब मुझे एक बात आता बेटा, यहां तक तो ठीक है, हमें इस बार इसको परफोरेटेड क्यों लेना पड़ा, बताओ बच्चों, हमें इस बार इसको परफोरेटेड क्यों लेना पड़ा, कौन बताएगा। परफोरेटेड क्यों लेना पड़ा, देखो रीजन बड़ा सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन तो काफी हल्का है, इलेक्ट्रॉन तो काफी हल्का है बच्चों। ये जो केटाइन बन रहे हैं H प्लस बन रहा है ना, वेरी गुड, आपके Na प्लस Mg प्लस, इनका मास ज्यादा है, तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो जब ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, परफोरेटेड लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं बेटा, देखो सुनो, E/m, है ना, मैं ले रहा हूं E/m फॉर कैथोड रेज, ठीक है। और एक बात बताओ, क्या कैथोड रेज का E/m गैस पे डिपेंड करेगा क्या, क्या कैथोड रेज का E/m नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा क्या, कैथोड रेज का करेगा बच्चों। देखो बेटा, कैथोड रेज किन से मिलकर बनी हुई है, कैथोड रेज किन से मिलकर बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन, और सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई क्यूट है, कोई भद्दा है, सारे एक ही जैसे ना बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे हैं। तो देखो, सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक जैसा, सारे इलेक्ट्रॉन का मास एक जैसा। तो बोलो बच्चों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन का E/m याद है किसी को, इलेक्ट्रॉन का E/m याद है क्या, कितना आता है देखो बेटा, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, है ना। और ये क्या बच्चों, ये है बच्चों, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। बोलो बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब देखो बेटा, अगर यही बात मैं इसके लिए करता हूं, E/m फॉर कैनाल रेज, बताओ, या पॉजिटिव रेज, तो मुझे क्या होता बेटा, इन सारे केटाइन का मास एक जैसा है क्या, बोलो बच्चों, वेरिएबल है ना, है ना, वेरिएबल है बच्चों। तो अगर ये वेरिएबल है, अगर ये बच्चों वेरिएबल है ना, तो इसका मतलब तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा ना, बोलो बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे, कैनाल रेस, है ना, अपन बोलेंगे इट इज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज mass of different cation will be different and it is maximum for हाइड्रोजन गैस। बोलो बच्चों, ये बात सही है,
हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम होगा, है ना। तो अगर अपन E/m, है ना, फॉर पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज के लिए फाइंड आउट करें, ठीक है ना, वो कितना आएगा, वो आता बच्चों 9.6 इंटू 10⁴, है ना, कूलाम पर ग्राम। ठीक है बच्चों, 9.6 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। ये बात समझ आई बच्चों, बोलो, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, ये अपन ऐसा कह सकते हैं कि E/m फॉर कैथोड रेज does not depend upon nature of gas, but it depends upon nature of gas for positive rays। बोलो बच्चों, बोलो, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई बच्चों, बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये पॉइंट एग्जाम में आता है। अब मुझे बता दो बेटा, अगर अपन बात करें, है ना, अगर अपन बात करें किसकी, देखिए प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, है ना, पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो ये क्या होगा, देखो, है ना, इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन के बच्चों, हैविंग एनर्जी एंड मोमेंटम, है ना। फिर देखो, इट डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, बोलो बच्चों, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी ना, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी बच्चों, बोलो बेटा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी, जाएगी बच्चों, हो गया। तो वही है, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज वही होगी, है ना, प्रॉपर्टीज सारी वही होगी। आगे बात समझ में, बोलो बच्चों, बोलो, आ गया समझ में, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि देखो ये आपकी कैसे कैसे जनरेट हुई। अब बेटा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो जो इलेक्ट्रॉन एंड जो प्रोटॉन है ना, इनकी डिस्कवरी तो हो गई थी बच्चों 1897 में, लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में हुई थी। ऐसा क्यों बच्चों, बताओ, इतना लेट क्यों। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी तो होगी थी 1897, चार्जलेस है। अच्छा, और वेरी गुड, इस पे कोई चार्ज नहीं है। एक बात बताओ कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा काम आया, बताओ, बताओ बच्चों। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। देखो बेटा, जनरली आपने क्या देखा, अपन क्या बोलते हैं, देखो अपन क्या बोलेंगे, देखो अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन के लिए बच्चों, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सिमिलर है क्या बच्चों,
हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सिमिलर है क्या? बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ओके, अब मैं ऐसा बोलूंगा कि रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ना, आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सिमिलर नहीं है। नहीं है ना बच्चों? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सिमिलर नहीं है ना? तो बताओ, इसका मतलब कोई ना कोई एक पार्टिकल और आएगा, कोई ना कोई एक पार्टिकल और आएगा। आएगा ना बच्चों? तभी अपन मास को एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। बोलो बच्चों, अरे समझ में आया? भाई हाइड्रोजन में तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इक्वल हो गई। याद करो, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में तो कोई न्यूट्रॉन था ही नहीं। स्टार्टिंग में ना सबसे ज्यादा रिसर्च किस पे हुआ था? बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा रिसर्च हाइड्रोजन पे ही हुआ था, है ना? तो पता लगा नहीं। अब देखो बेटा हुआ क्या, जैसे देखो मेरे पास ये एक बेरिलियम है बच्चों 49। इस पे हमने क्या किया, हमने एक अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। मुझे बताओ, बेरिलियम का मास कितना है? 9 और ये 4 हो रहा है बच्चों, ये 4 और ये 2। तो देखो बेटा हुआ क्या, यहां से कार्बन 612 बन गया बच्चों। एक वहां बताओ बेटा, देखो जितना चार्ज इधर था उतना इधर भी आ गया क्या? आ गया बच्चों, आ गया। लेकिन क्या मास आया क्या? मास हुआ क्या बराबर? बोलो बच्चों, मास हुआ नहीं ना? चेक करो, मास अभी भी नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? तो मास अगर नहीं हुआ तो देखो कितना हो रहा है, ये 9 + 4 13 हो रहा है, इधर 12 आ रहा है। तो इधर कोई ऐसा पार्टिकल बना होगा जिसका मास 1 हो और जिसपे चार्ज 0 हो। बोलो बेटा, और इसी पार्टिकल को लेटर ऑन क्या नाम दिया गया? इसी पार्टिकल को लेटर ऑन क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन दिया गया। तो मुझे बताओ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में जो सबसे बड़ा जो बेस बना है ना, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में जो सबसे बड़ा बेस बना वो क्या बना कि जब हमने देखा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो सिमिलर है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स में ऐसा नहीं है ना बच्चों। बोलो, बाकी एलिमेंट्स में ऐसा नहीं है। तो टू एक्सप्लेन एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, हमें एक न्यूट्रल पार्टिकल के बारे में और सोचना पड़ा। अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलो बोलो। तो अपन क्या बोलेंगे? टू एक्सप्लेन एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, रदरफोर्ड suggested that in an atom there must be a neutral particle। बोलो बच्चों, बोलो। ये बात समझ आएगी? बोलो बच्चों, ये बात समझ आएगी क्या? क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है बेटा। अब बेटा आगे चलते हैं अपन। देखो अपन चलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस, है ना, EMW। ठीक है ना? अब अपने को ये पढ़ना बेटा, ध्यान रखना, हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी से आते हैं। सुन रहे हो मेरी बात?
एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बेटा सुन रहे हो मेरी बात? एग्री करते हो? एग्री करते हो इस बात को आप? ठीक है बेटा। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो पहले वेव बताओ, वेव बताओ, वेव क्या होती है? बोलो बच्चों, वेव की डेफिनेशन बताओ, वेव की डेफिनेशन बताओ, वेव की डेफिनेशन बताओ। हाँ वेरी गुड। अपन क्या बोले? वेव एक ऐसा जरिया है जिससे हम एनर्जी को क्या करते हैं? हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी का ट्रांसमिशन करते हैं ना बच्चों। जैसे आपने कभी ठहरे हुए पानी में कंकर मारा? बोलो बच्चों, स्टेगनेट वाटर में आप जब कंकर मारते हो, एक बड़ा सा पत्थर, तो वेव बनती है ना? बोलो बच्चों, वेव बनती है। रस्सी को एक तरफ से बांध के झटका दो, वेव बनती है, वेव बनती है। तो वेव क्या है? वेव है बच्चों, वेव अपन कहेंगे कि इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, है ना? बोलो, ये एनर्जी ट्रांसफर करने का या एनर्जी को ट्रांसमिट करने का एक सोर्स होता है। अब देखो बेटा, हमने लिख रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें तीन चीजें हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वेव। वेव का मतलब तो क्या हो गया कि वो मूव करेगी, ये तो कंफर्म हो गया बच्चों। तो मान लो ये अपन कह देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेव, है ना? डायरेक्शन ऑफ वेव या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ऐसा कह देते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेव आपकी प्रोपेगेट हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब इसके परपेंडिकुलर एक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों के परपेंडिकुलर आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड। आता है बच्चों? बोलो बेटा। देखो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया बच्चों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव ऑफ, जो वेव है उसकी प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। होगी बच्चों? बोलो बेटा, होगी। अब देखो बेटा, आप वेव को बहुत अच्छे से समझते हो सारे बच्चे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं है। यही होती है बच्चों वेव, इसी को वेव बोलते हो आप लोग, है ना? अब देखो बेटा, इसको या इसको क्या बोलते हो बेटा? बताओ। इसको आप बोलते हो बच्चों एम्पलीट्यूड, बोलते हो बच्चों? बोलो। एम्पलीट्यूड बोलते हैं बच्चों, जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डेप्थ। ठीक है बेटा। फिर देखो, अपन इसको ये भी बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको ट्रफ बोलते हैं बच्चों। बोलो बेटा। अच्छा बताओ, इस वेव की ये जो पूरी लेंथ है ना, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको क्या बोलते हैं? जानते हो आप अच्छा भला? इसको बोलते हैं बच्चों वेवलेंथ। बोलो बच्चों, ये तो जानते हो आप, वेवलेंथ, जिसको आप बोलते हो लैम्डा। तो देखो बेटा, अगर अपन बात करें यूनिट ऑफ वेवलेंथ की, है ना, वेवलेंथ की यूनिट की बात करें तो बेटा एक तो होती है एंगस्ट्रॉम। कितना होता है एंगस्ट्रॉम में? 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, एक होता है नैनोमीटर। बोलो बेटा, 10⁻⁻9 मीटर। एक होता है बच्चों पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर।
ये तो जानते हो बच्चों, बोलो बेटा। अब देखो बेटा, इनमें रिलेशन आपको आने चाहिए, है ना। तो मुझे बताओ कि ये जो 1 एंगस्ट्रॉम है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻9, इस 10⁻⁻9 को मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं 1 नैनोमीटर बोल सकता हूँ बच्चों, बोलो बेटा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 नैनोमीटर क्या हो गया? 10 एंगस्ट्रॉम हो गया बच्चों, बोलो बेटा, बोलो। अच्छा बताओ, क्या मैं ये जो 1 पिकोमीटर है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, ऐसे? तो मैं कह सकता हूँ बेटा 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम, या मैं कह सकता हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम हो गया 100 पिकोमीटर। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? बोलो, आगे क्या बात समझ में आगे आते ही? ये सब ये कुछ फिजिक्स में पढ़ते हो आप। अब बताओ बच्चों, एक चीज और बताओ। एक होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी, जानते हो आप? फ्रीक्वेंसी का मतलब अपन क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ वेव्स विच फॉर्म इन 1 सेकेंड। बोलो बच्चों, नंबर ऑफ वेव्स विच फॉर्म इन 1 सेकेंड, इसी को बोलते हैं बच्चों। अब बताओ, इसकी यूनिट बताओ बच्चों। इसकी यूनिट होती है, एक तो होती है बच्चों हर्ट्ज, और एक होती है सेकेंड इनवर्स, होती है बच्चों। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि 1 हर्ट्ज जो है वो 1 सेकेंड इनवर्स के बराबर है बच्चों। फिर बताओ, एक होता है बच्चों टाइम पीरियड टी, बताओ टाइम पीरियड टी क्या होता है? बताओ, टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हुई? टाइम पीरियड अपन बोल सकते हैं एक वेव को बनने में जो टाइम लगा, है ना। अपन ऐसा बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं टाइम इन विच वन वेव इज फॉर्म, है ना बेटा। अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ रखा है क्या कि जो टाइम जो पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स होता है बच्चों? बोलो बेटा, टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स होता है। ये सबको पता है ना बेटा? ये सबको पता है, ठीक है बेटा। अब बेटा एक लास्ट चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास स्पीड है ना, स्पीड को मैं ऐसा लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, लिख सकता हूं। अब एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, उसकी स्पीड क्या होती है? बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड बच्चों लाइट की स्पीड होती है, तो मैंने लिखा सी। और जब एक वेव बनती है तो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर अप कर लेता है बच्चों? बताओ, लेमडा, ठीक है। और ये लिख दिया मैंने टाइम, लिख दिया बच्चों। अब मुझे बताओ बेटा, आप इसको ऐसा लिख रहे हो, इस 1/t को आप क्या बोल रहे हो? देखो लैम्डा इन, ये बोलोगे न्यू, तो न्यू क्या आ गया? सी बाई लैम्डा आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बच्चों, आ गया ना? बोलो बेटा, ऐसा पढ़ा आप लोगों ने? ऐसा पढ़ा हुआ है? बोलो। अब देखो बेटा, एक लास्ट अपन बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर जानते हैं बच्चों? बोलो बेटा, वेव नंबर जानते हो? दिया अग्रवाल, बेटा आप अपना क्वेश्चन अभी क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना, दिया अग्रवाल, ठीक है बेटा। वेव नंबर देखो क्या होता है, अपन बोलेंगे नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, है ना। नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, भाई वेव नंबर है ना,
एक बात है बेटा, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। इस 1 मीटर की डिस्टेंस में बताओ 0.1 मीटर लेंथ वाली कितनी वेव बन जाएगी, 10 वेव बन जाएगी ना, 0.1 तो इसका जो सिंबल है ना वो क्या वो है न्यू बार। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं न्यू बार, ठीक है ना। तो इसका क्या बोलेंगे, 1/लैम्डा, तो ये क्या हो गया, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, समझ आ गया। और लास्ट अपन बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसकी इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों, होती है क्या। अच्छा बताओ, नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है क्या, बोलो बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करने के लिए नहीं होती बेटा, है ना। तो बेटा मैंने वेव एक बार है ना आपको ब्रीफली बता तो दी, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो ना तो वो बता देना बेटा, क्योंकि ये पढ़ा आप लोगों ने, ये सबने पढ़ रखा है बेटा। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।